नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पाठ 13 को जानने के लिए। तो इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, आपने सुना होगा नाम। इस तंत्र को इसके अगले अध्याय में जानना है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं या जो उस पाठ को समझने के लिए आवश्यक होगा, उनकी बात हमें इस पाठ में करना है। और पाठ का जो शीर्षक है वो है जीव और समष्टियाँ। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब समष्टियाँ या जनसंख्या या आबादी। तो बायोलॉजी का ये पार्ट या ये पूरा पोर्शन जो इकोलॉजी कहलाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है जीव विज्ञान का। और मुझे विश्वास है कि इन पाठों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मज़ा या आनंद जिन पाठों को पढ़ने में आता है वो यही पाठ हैं। मज़ा इसलिए और आता है क्योंकि इसके अंदर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उस सबको अपने चारों तरफ होता हुआ पाएंगे। वो सभी चीज़ें आपको अपने आसपास होती हुई दिखेंगी। उनको जानने के लिए आपको किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जानने के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे कई सारी चीज़ें आपके आसपास दिखाई देंगी। बस उनको जानने के लिए आपको नज़र चाहिए, और नज़र कौन सी हो, आपकी जीव विज्ञान या बायोलॉजी वाली नज़र आपकी होगी, तो आप अपने चारों तरफ इन सबको होता हुआ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अध्याय को, जीव और समष्टियाँ। इसके बारे में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको इस वीडियो में जान लेते हैं, और अगले वीडियो से हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को शुरू या प्रारंभ करेंगे। तो समष्टि का तात्पर्य जनसंख्या से या आबादी से होता है, पॉपुलेशन से। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संगठन स्तर क्या हैं उनको समझ लें। संगठन से तात्पर्य यह है, संगठन मतलब किसी चीज का इकट्ठा होकर बनना, कोई चीज इकट्ठी होकर बनी। तो जैसे यदि एक बिल्डिंग की बात करते हैं हम, तो आपने देखा होगा कोई जो बिल्डिंग होती है, आपके घर में भी आपका मकान होगा, वो जिस स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है उसका वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। या यदि हम उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे तो हम कई सारी चीजों को देखते हुए जाएंगे और अंततः किसी अन्य निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका जो पूरा घर दिख रहा है, जब आप उसके अंदर गए तो आप पाएंगे कि उसमें कई सारे कमरे हैं। जो आपका घर है, वास्तव में घर क्या काय से मिलकर बना है? कमरों से मिलकर बना है। वो जो कमरे आपके घर में हैं वो काय से मिलकर बने हैं? वो दीवारों से मिलकर बने हैं। दीवारें काय से मिलकर बनी हैं? ईंटों से मिलकर बनी हैं। तो इस प्रकार से जब आप जाएंगे, इन सब का जो इकट्ठा स्वरूप था वो हो गया क्या? वो आपका मकान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर जो जीव हैं, उन जीवों का भी जो स्वरूप आज देख रहे हो आप, इस पृथ्वी का जो स्वरूप आप देखते हो, वो वास्तव में कई सारी चीजों से मिलकर इस स्वरूप पे पहुंचा है। तो उसी पूरे संगठन को हम जानने का प्रयास करेंगे। इस संगठन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हमारा कहलाता है निम्न श्रेणी संगठन, और दूसरा कहलाएगा उच्च श्रेणी संगठन। निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी से तात्पर्य यह है कि जो छोटे जीव हैं, छोटी कोशिकाओं वाले, कम कोशिकाओं वाले जीव हैं, स्पेशली एक दो कोशिकाओं से मिलकर जिनका पूरा शरीर और पूरी क्रियाएं चल रही हैं, वो निम्न श्रेणी के जीव कहलाते हैं। और जो पूरे विकसित, जैसे कि हम मनुष्य या अन्य कोई बड़े जीव जो पूरी तरह से विकसित हैं, पूरे वेल डेवलप्ड हैं, वो कहलाते हैं उच्च श्रेणी के जीव। तो ये सब मिलकर कैसे बने, इसकी शुरुआत को समझते हैं। आप देखिएगा बात कहां से शुरू होगी और कहां पहुंचेगी। निम्न श्रेणी संगठन से हम बात करते हैं। निम्न मतलब एक कोशिकीय जीवों की जो घटना है, सबसे शुरुआत में जो चीज होती है वो चीज होती है उनके मौलिक कण। मौलिक कण से तात्पर्य है वो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, पदार्थ को बनाने वाला कौन होता है? उसका परमाणु होता है। वो परमाणु काहे से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो सबसे शुरुआत उन्हीं मौलिक कण से होती है। ये मौलिक कण आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये निर्मित करते हैं परमाणु को। परमाणु आपस में कई सारे परमाणु एकत्रित होते हैं और वो बना देते हैं अणु। अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं और उनसे कोई एक सरल यौगिक, छोटा यौगिक बन जाता है। वो सारे बहुत छोटे छोटे यौगिक जो हैं आपस में मिलते जाते हैं, वो मिलके जुड़ के इकट्ठे होकर एक जटिल यौगिक बना देते हैं। स्पेशली जटिल कार्बनिक यौगिक बना देते हैं। वो कई सारे जो जटिल यौगिक हैं वो उनसे निर्माण होता है प्रोटोप्लाज्म। और जो कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कोशिका आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे कई सारे अंग उसमें हैं, उनका निर्माण होता है। और ये जब सारे अंग इकट्ठे हो गए, आपस में मिल गए, तो वो मिलकर बना देते हैं एक कोशिका। और प्रारंभ में जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत आप पढ़ते होंगे तो वो भी कुछ इसी तरह से आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा
कि जो कोएसरवेट्स की ड्रॉप्स हैं जहां से जीवन की उत्पत्ति मानी गई, तो वो भी कुछ इसी प्रकार से निर्मित हुई। तो ये निम्न श्रेणी का संगठन हो गया। उच्च श्रेणी के संगठन में अब हम चलते हैं, तो अब कोशिका से आगे की बात, जैसे आपके शरीर को ही आप यहां पर मान लेना, तो आपके शरीर में सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका। और इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब आपके शरीर की संरचना को करने वाली, आपके शरीर की क्रियाओं को करवाने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है वो कहलाएगी कोशिका। तो सबसे पहले कौन आता है आपके इसमें? कोशिका। कोशिकाओं का इकट्ठा समूह हुआ, इकट्ठी होती गई और उनने समूह बना लिया, वो समूह कहलाता है ऊतक। ऊतक जो हुए, कई सारे समूह कोशिकाओं के बन गए, उनमें से जो एक जैसी प्रकृति के थे, एक जैसी उत्पत्ति जिनकी थी, वो सारे समूह इकट्ठे हो गए, उनने ऊतक तंत्र बना लिया। उन ऊतक तंत्रों से अंगों का निर्माण हो गया, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण हो गया, और अंग तंत्र से जीवधारी या जीव का निर्माण हो गया। जैसे आपके अंदर बात करें, अंग आपके, मान लीजिए कि हम पाचन की बात कर रहे हैं, तो अमाशय हो गया आपका, आहार नली हो गई आपकी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सब अंग हैं अलग अलग, और ये सब जब इकट्ठे हो गए तो आपका पाचन तंत्र बन गया। इसी प्रकार से यदि श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो उसमें कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक और अंग में क्या बनेगा? नासिका बन गई, नासा मार्ग बन गया, फेफड़े बन गए, ये सब अंग हैं और इकट्ठे हो गए श्वसन तंत्र कहलाएंगे। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ऐसे सब बहुत सारे तंत्र इकट्ठे हो गए और उनने क्या बना दिया? जीवधारी। अब जीवधारी के बाद, जीवधारी जब आपस में इकट्ठे हो जाएं, कई सारे जीवों का समूह बन जाए, एक जगह एकत्रित हो जाएं, वो जो हिस्सा होगा, वो जो इकट्ठे होने के बाद बनेंगे, वो कहलाएगी समष्टि या पॉपुलेशन या आबादी। इसकी हम डेफिनेशन अभी मैं आपको वर्ड टू वर्ड बोल के बताऊंगा। ऐसी कई सारी समष्टियां इकट्ठी होंगी, वो जाति बना देंगी। कोई एक जाति इकट्ठी होंगी और वो समुदाय में कन्वर्ट हो जाएंगी। कई सारे अलग अलग प्रकार के समुदाय मिलेंगे, मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना देंगे। पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वो आपस में कई सारी जगह के मिलकर पूरा एक जैव मंडल या बायोस्फीयर बना देंगे। इन सब की डेफिनेशन हम अभी देखेंगे। और जैव मंडल बहुत सारे जो पृथ्वी पर 3, 4, 5, 10 जो भी हैं, वो इकट्ठे होकर पूरा जैविक संसार यहाँ पर बन जाता है। तो आप इस संगठन को समझ गए होंगे, किस प्रकार से ये जो पृथ्वी जिसे हम जीव सब रह रहे हैं वो पृथ्वी कहलाती है। ये वास्तव में इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो इस कहानी को रिवर्स में लेके जाना पड़ेगा, और जब यहां पहुंचेंगे तो इसको बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समष्टि की, जो हमारे इस पार्ट का टॉपिक भी है। इसकी डेफिनेशन को हम बोलें तो हमको कहना पड़ेगा कि आपस में संबंधित, समष्टि मतलब आपस में संबंधित, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक या कई जाति के जीव जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होते हों, उनको समष्टि या जनसंख्या या आबादी कहते हैं। आपस में संबंधित कैसे? उनकी संरचना एक जैसी हो, उनकी क्रियाएं एक जैसी हो, रहन सहन एक जैसा हो, भोजन की जो आदतें हैं वो एक जैसी हो। ऐसे जीव यदि एक निश्चित क्षेत्र में, ये पूरी पृथ्वी पर वर्ल्ड वाइड बात नहीं होगी, किसी एक क्षेत्र विशेष में जब हम उन जीवों की बात करेंगे तो उनको कहेंगे समष्टि। ठीक है, समष्टि या पॉपुलेशन। अब समष्टि के ऊपर जो अगली स्टेप होती है वो अभी हमने देखी थी, यहां पर है, वो है प्रजाति या जाति। तो जाति किसे कहते हैं? तो जाति जरा ध्यान से समझना, जीवों की वह जनसंख्या, जीवों की वह जनसंख्या या समष्टियों का समूह, अभी समष्टि देख ली, उनका पूरा जो ग्रुप है वो, या जीवों की संख्या जिनमें आपस में संकरण होता है, आपस में जनन होता है, एक दूसरे के साथ वो जनन की प्रक्रिया करते हैं। जनन मतलब अपने ही समान अन्य जीवों को उत्पन्न करना, उस प्रक्रिया को करते हैं, वो क्षमता उनके अंदर होती है। इसे कहते हैं हम जनसंख्या या प्रजाति या समष्टियों का समूह। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। अगली टॉपिक में अगली जो चीज है वो है जैविक समुदाय। तो जैविक समुदाय मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अब कहीं ये ओवरऑल ये भी बात नहीं होगी, किसी भी एक, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश मुझे कहना पड़ेगा, यदि मैं भारत की बात कर रहा हूं तो भारत कहना पड़ेगा, मैं एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं तो एशिया, मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में बात होगी, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वासस्थान। वासस्थान का मतलब होता है जहां पर जातियां निवास करती हैं, वहां पर निवास करने वाले जो समष्टियों का समूह है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक जंगल में चला गया, एक जंगल में जब मैं पहुंचूंगा तो वहां कई सारी समष्टियों का समूह होगा। वहां एक हिरणों की समष्टि होगी, वहां एक शेरों की समष्टि होगी, वहां चिड़ियों की समष्टि होगी। तो इन सब का जो समूह है, ये जब पूरा इकट्ठा मिल जाएगा, उस जंगल का ओवरऑल जो जीवधारी होंगे वो कहलाएंगे जैविक समुदाय।
ठीक है, अब अगली चीज में चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अगला जो वीडियो आने वाला है आपके पास वो पारिस्थितिक तंत्र का ही आएगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, हम जीवधारी जितने भी हैं वो सब रह रहे हैं पर्यावरण में। पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण। तो ये जो पर्यावरण है उसके साथ जब जीवधारी रह रहे हैं तो पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ एक्शन तो ये करेंगे, आपस में क्रिया तो होगी पर्यावरण के साथ। तो जीवधारियों एवं पर्यावरण की जो अंतर क्रियाएं हैं उनके फलस्वरूप जो एक पूरा सिस्टम बन जाता है, पूरा एक तंत्र बन जाता है, उसे कहते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। तो कोई भी इकोसिस्टम होगा तो उसके अंदर दो प्रकार के कारक हो जाएंगे, एक अजैविक कारक हो जाएंगे, दूसरे जैविक कारक। अजैविक कारक कौन हो जाएंगे? प्रकाश है, वायु है, मिट्टी, भौगोलिक स्थिति कि वो पर्वत है, पठार है कि मैदान है, ये सब अजैविक कारक। आर्द्रता। जैविक कारक कौन हो जाएंगे? वहां पर रहने वाले जीव। अब जीव कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्यतः यदि बांटे तो दो प्रकार के जीवों को बांट सकते हैं हम। पहला हम कह देंगे उत्पादक, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। दूसरों को हम कह देंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहेंगे। तो ये दोनों ही प्रकार के जीव, ये सब कुछ आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो एक जो सिस्टम होता है वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। अब अगला एक शब्द और आएगा आगे कहीं जब आप पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा जीवोम या बायोम जिसे कहते हैं। तो बायोम क्या होगा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जीव, उनका जो समूह होगा, उनका जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा बायोम। जैसे मान लीजिए कि मैं एक रेगिस्तान में गया, तो जब मैं एक रेगिस्तान में जाऊंगा तो मुझे वहां पर कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो अलग प्रकार के मिलेंगे, अलग समूह होगा, कुछ जीव हैं वो अलग प्रकार के होंगे। तो उस रेगिस्तान के अंदर इन सब का जो पूरा जो सिस्टम बन जाएगा, उतनी उतनी जगह की बात हो रही है, उससे आगे की नहीं। तो ये कहलाएगा पूरा जीवोम। लेकिन कौन सा जीवोम हो जाएगा? ये मरुस्थल जीवोम। मान लीजिए मैं एक घास के मैदान में गया, तो वहां पर मैं देखूंगा तो वहां मुझे घास के पौधे मिलेंगे, वहां मुझे टिड्डे मिलेंगे, मुझे तितलियां मिलेंगी, मुझे मेंढक मिलेंगे, मुझे जो स्नेक हैं, सांप हैं, वो मिलेंगे। ये सब चीजें जो मिल जाएंगी तो एक घास के मैदान पूरा क्या हो गया? वो घास के मैदान का जीवोम कहलाएगा। अब मैं किसी जंगल के अंदर चला गया, कोई पर्णपाती वन में चला गया या उष्णकटिबंधीय वन में गया, तो उन सब के अंदर भी मुझे कई सारे पौधों का समूह, कई सारे जीवों का समूह, तो वो जो ओवरऑल पूरा एक समूह बनेगा वो कहलाएगा बायोम या जीवोम। फिर अगली चीज पे चलते हैं हम। यहां पर हमने लिखा था जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के एक विशिष्ट भाग पर, अब ये ओवरऑल पृथ्वी की बात हो रही है, लेकिन पृथ्वी के एक विशिष्ट भाग, कोई एक स्पेशल जगह हमको चुन लेनी है। पृथ्वी के एक विशिष्ट भाग पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्रों के संयोग से, कई सारे जो इकोसिस्टम हैं वो बने हुए हैं, उनके संयोग से जो एक हिस्सा बन जाएगा वो कहलाएगा जैव मंडल या बायोस्फीयर। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक जैव मंडल है, एक बायोस्फीयर है। और ये जो जैव मंडल होता है ये संगठन का, ये जो संगठन है इसका सर्वोच्च स्तर होता है, टॉप का लेवल होता है पूरा। ठीक है, अगला एक और शब्द आएगा वो है आवास। आवास मतलब क्या होता है? आवास जनरली आप और हम जानते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, आवास का मतलब होता है रहने की जगह। तो अजैविक कारकों से बना, अजैविक मतलब हवा से, मिट्टी से, पानी से, इन सब से मिलकर बना वह स्थान, ऐसी जगह जहां पर जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं, वो जगह कहलाती है आवास। जैसे अब मान लीजिए जंगल में यदि जीव रह रहे हैं तो जो वन होगा वो एक प्रकार का आवास हो गया, समुद्र में जीव रह रहे हैं तो वो एक आवास हो गया, किसी नदी के अंदर रह रहा है आवास हो गया। ठीक है, तो ये आवास क्या है? जहां पर अजैविक कारकों से मिलकर कोई रहने की जगह जो बन जाती है, जहां पर कई प्रकार के जीव रहते हैं, वो कहलाता है आवास। एक शब्द और आएगा निकेत। तो निकेत मतलब आवास ही है ये भी एक प्रकार का, लेकिन अब हम क्या करेंगे? एक ओवरऑल जो आवास है उसके अंदर एक हिस्से को चुन लेंगे। तो विशिष्ट आवास का, कोई विशिष्ट आवास ले लिया, उसका जो विशिष्ट भाग हमने निकाल लिया है। जैसे मान लीजिए हमने एक पूरे समुद्र को चुन लिया, अब समुद्र की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, काफी लंबा है, विशिष्ट आवास तो हो गया, समुद्र एक आवास हो गया, उसका कोई एक हिस्सा हमने चुन लिया अध्ययन के लिए, तो वो जो हिस्सा है जो जीवधारियों के द्वारा उपयोग में आ रहा है रहने के लिए, वो कहलाएगा निकेत। यहां तक की पूरी परिभाषाएं मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां पर स्पेशली हमको समष्टि को जानना है। समष्टि मतलब ये पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है इसके बारे में जानना है। तो जब हमने इस पॉपुलेशन को समझ लिया तो अब हम अगली जो चीज है वो है समष्टि की विशेषताएं, कि जब समष्टि में क्या होगा, कौन कौन सी विशेष चीजें होंगी, उनको हम यहां पर अब जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो समष्टि की डेफिनेशन क्या हो गई?
अभी हमने पढ़ी आपस में संबंधित एक या कई जीवों की संख्या, उनका समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित होता है, उस समूह को कहते हैं हम क्या? समष्टि या पॉपुलेशन। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो विशेषता है वो है समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व या समष्टि डेंसिटी भी इसे कहेंगे। जब कोई एक जीव संख्या किसी एक विशेष क्षेत्र में रह रही है तो स्वाभाविक बात है कि उस क्षेत्र के अंदर कितनी जीव संख्या उपस्थित है, किसी इकाई क्षेत्र में कितनी जीवों की संख्या है, उसको हम कह देंगे उसका घनत्व। फिर दूसरी जो विशेषता आएगी वो होगी जन्म दर। जन्म दर, जन्म दर क्या होगी? किसी निश्चित समय में या एकांक समय में, समझना थोड़े से बात को, किसी निश्चित या एकांक समय में किसी समष्टि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं जिस नगर में रह रहा हूं, इस नगर में मुझे किसी एक जीव की होगी, सबकी नहीं होगी। मान लीजिए मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे कहा भैया मनुष्य की जन्म दर कितनी है, तो अब मुझे कोई एक निश्चित समय चुनना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस शहर में प्रतिदिन 4 बच्चों का जन्म होता है, तो 4 बच्चों का यदि जन्म होता है तो मैं यह कह सकता हूं कि इस समष्टि में जो जन्म दर है वो 4 व्यक्ति प्रति दिवस है। मुझे एक दिन में बतानी पड़ेगी तो एक मान रखना है। अब मैं प्रति माह भी बता सकता हूं कि यहां 200 व्यक्ति प्रति माह जन्म दर है, या प्रति वर्ष में बता सकता हूं कि 2000 व्यक्ति प्रति वर्ष है। मतलब एकांक समय में, एक समय में किसी समष्टि में जन्म लेने वाले जो जीवों की संख्या होगी उसको कहेंगे हम क्या? जन्म दर। ठीक इसी प्रकार से अगला जो कैरेक्टर होगा समष्टि का वो है मृत्यु दर। यहां पर जन्म लेने की बात थी, यहां पर मरने वाली बात। किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले जीवों की जो संख्या है वो कहलाएगी मृत्यु दर। यहां भी एकांक समय का ध्यान रखना होगा कि एक दिन में या एक महीने में, एक साल में, एक सदी में, जो भी आपको पैमाना रखना हो, मगर रखना एक है, तो किसी एक जीव की ही निकल के आएगी। ठीक है, यदि मैं इस पूरे जैव मंडल में या जहां पर उपस्थित हूं, इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य की बात करूंगा तो ये मनुष्य के संदर्भ में कहना पड़ेगा। किसी पेड़ पौधे की बात करूंगा तो फिर वो कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है कि जामुन का पेड़ है, उसके बारे में। टिड्डे की बात कर रहा हूं तो उसकी अलग, तो हर जो जीव है उसके बारे में हमको अलग अलग कहनी पड़ेगी। फिर अगली जो है वो है वयस वितरण। वयस मतलब होता है एज ग्रुप, वयस वितरण। अब देखो, जो भी समष्टि होगी वो समष्टि के अंदर अलग अलग आयु वर्ग के जीव रहेंगे, तो उस समष्टि में किस आयु वर्ग के कितने जीव उपस्थित हैं, वो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका वितरण है, वो कहलाता है वयस वितरण। जैसे मनुष्य की जनगणना होती है, सरकार कराती है, जैसे भारत सरकार जनगणना कराती है, तो वो पर्टिकुलर पूरा एक, आप यदि उसके स्टैटिक्स को देखेंगे तो वहां पर रिजल्ट आता है निकल के। वो बताते हैं कि पूरे भारत में 0 से 10 वर्ष तक के इतने लोग हैं, 10 से 20 वर्ष उम्र वाले इतने हैं, 20 से 30 वर्ष उम्र वाले इतने हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है? ये एज ग्रुप के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण को बता रहे हैं। यही जो कंडीशन है वो कहलाती है वयस वितरण। अगली एक और समष्टि की विशेषता है जिसे कहते हैं हम प्रवासन या माइग्रेशन। प्रवासन, प्रवासन में क्या होता है? देखो, जब जीव किसी भी वातावरण में रह रहा है, जहां भी रह रहा है, तो समष्टि हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो ऐसा नहीं है कि भैया यहां पर 500 जीव हैं तो अब हमेशा पूरे समय तक 500 ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उस समष्टि के अंदर प्रवासन होता है या उत्प्रवासन होता है। प्रवासन उत्प्रवासन क्या है? कई बार क्या होता है, जीव अपनी समष्टि को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, पलायन कर जाता है, इसको कहेंगे हम प्रवासन। मान लीजिए कि कोई दूसरी समष्टि का जीव इस समष्टि के अंदर आ जाता है, ये ऐसा भी हो सकता है, इसको कहेंगे उत्प्रवासन। मतलब जीवों का जो आना जाना है वो कहलाता है प्रवासन। ठीक है, समझ गए होंगे, ये समष्टि के इतने कैरेक्टर हैं। अब अगली चीज पे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। अनुकूलन को पहले जानना यहां पर जरूरी हो जाता है। अनुकूलन होते क्या हैं? देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि जीव कई प्रकार के पर्यावरण में रह रहा है। पूरी पृथ्वी पर सब जगह एक जैसी जलवायु नहीं है, एक जैसा पर्यावरण नहीं है। कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर समशीतोष्ण जलवायु है, कहीं पर उष्ण जलवायु है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं बरसात ज़्यादा होती। लेकिन जीव आपको हर जगह मिलेंगे। कहीं बर्फ़ है, कहीं एकदम सूखा पड़ा हुआ है, कहीं रेत ही रेत है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जीव आपको हर जगह मिल रहे हैं। इसका मतलब, अब आप मान लीजिए हम अपने भारत देश से ही बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर, जो कश्मीर है वहाँ से लेकर केरल तक, जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ तक
आप यदि जाएंगे देखेंगे तो आपको जलवायु में बहुत विविधता देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो एकदम ठंडा क्षेत्र होगा, आप नीचे चले जाएंगे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो अब ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में जब जीव रहते हैं तो उनको कुछ परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं अपने आप को उस परिस्थिति में जीवित रखने के लिए। परिवर्तन कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप एक गर्म जगह पर रहते हैं, मान लीजिए आप चेन्नई में रहते हैं, और आप जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पहुँचते से ही आपको कुछ अनकंफर्ट सा फील होगा, उस मौसम में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको सर्दी जुकाम या बुखार जैसी स्थिति वहाँ बन जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि पर्यावरण चेंज हो गया। अब ऐसे ही जीवों के साथ है, तो जीव जो होते हैं ये तो अनुकूलन मतलब क्या हुआ? अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढाल लेना, अपने जो शरीर है उसकी संरचना को पर्यावरण के हिसाब से बदल लेना, वो कहलाता है अनुकूलन। अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक होगा अल्पकालिक अनुकूलन जो थोड़े समय के लिए होता है, एक होता है दीर्घकालिक अनुकूलन मतलब जो लंबे समय के लिए या कई पीढ़ियों के लिए हो जाता है। जैसे अल्पकालिक अनुकूलन की मैं बात करूं, आपने देखा होगा जब धूप तेज पड़ रही हो, आपका जैसे रंग साफ है, आप गोरे हैं, और यदि आप तेज धूप में बाहर रहेंगे, बाहर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी त्वचा काली होने लगती है, आपका रंग काला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि आप वापस कहाँ आ जाएं, फिर से ठंडी जगह में रहने लगें, कम लाइट में रहने लगें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो काला रंग फिर से गोरा हो जाता है। वो काला होना क्या था? आपकी त्वचा के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। वो मेलानिन त्वचा की गहराई में नीचे छुपा होता है और उसका काम होता है कि त्वचा को सूर्य की जो गर्मी है उससे बचाना। जब आप सूर्य की गर्मी के प्रभाव में रहे, धूप में रहे, तो क्या हुआ? मेलानिन पूरा नीचे से निकल के ऊपर सतह पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसे स्किन को बचाना था धूप से। तो उसके ऊपर आने की वजह से आपकी त्वचा काली दिखने लगी। जब आप वापस से ठंडी जगह गए तब क्या हुआ? वो जो मेलानिन था अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब गर्मी नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर से डिस्पर्स होने लगेगा कहाँ? अंदर की तरफ, वो कलर आपका साफ हो जाएगा। ये अल्पकालिक अनुकूलन। लेकिन कोई अनुकूलन चिरस्थायी हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, वो कहलाएगा दीर्घकालिक अनुकूलन। जैसे जिराफ को आपने देखा, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो ये कोई एक दिन में दो दिन में होने वाली घटना नहीं है। यदि हम इसके विस्तार में जाएं, आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे कि हुआ क्या, जब जिराफ अपने लिए संघर्ष कर रहा था, प्रकृति में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय क्या हो रहा था कि भोजन की आवश्यकता के लिए उसने पेड़ों की पत्तियों को चरना शुरू किया। पत्तियों की संख्या घटती गई, ऊपर जाती गई, वो पत्तियों को चरने के लिए बार बार प्रयास करता रहा और धीरे धीरे वो उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई। और ये एक दीर्घकालिक है, लंबे समय में हुआ है। और अब जो जिराफ की संतानें होंगी वो सब इस अनुकूलन को धारण करके ही इस पृथ्वी में आएंगी। तो ये कहलाते हैं अनुकूलन। तो ठीक इसी प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें अलग अलग प्रकार के सिस्टम हैं, तो उनमें रहने के लिए, उनमें जीने के लिए सब जीवों में क्या पाया जाता है? अनुकूलन। तो ये दोनों जीवों में होगा, पौधों में भी होगा और जंतुओं में भी होगा। पौधों में कैसे होगा? जैसे पौधे स्थलीय हो सकते हैं, जमीन पर पाए जाएं, या जलीय हो सकते हैं, पानी के अंदर पाए जाएं, या दलदली हो सकते हैं, मतलब जो दलदल वाली मिट्टी में पाए जाएंगे। तो तीनों ही स्थितियों में कुछ विशेष संरचनाएं उनको बनानी पड़ती हैं, कुछ परिवर्तन अपने अंदर लाने पड़ते हैं। ये परिवर्तन आकारिकी में हो सकते हैं, उनकी संरचना में, शारीरिकी में हो सकते हैं, उनकी शरीर की आंतरिक संरचना में हो सकते हैं, या उनकी कार्यकी मतलब जो कार्य प्रणाली है, काम करने की प्रणाली है, उसमें हो सकते हैं। तो आपकी बुक में तीनों ही प्रकार के पूरे अनुकूलन दिए होंगे कि स्थलीय वाले हैं तो क्या होगा, जलीय वाले हैं तो क्या होगा, दलदली वालों में क्या होगा। तो डिटेल में आप वहाँ से पढ़ लेना, कई सारे उदाहरण आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, जैसे पानी के अंदर जो पौधा रह रहा है, कंटिन्यूअस पानी में यदि पत्ती रहेगी तो पत्ती को सड़ने का डर है, तो वहाँ पर उस पौधे के अंदर जो पत्ती होती है उस पर एक मोम जैसी परत, चिकनी सी परत लगी होती है, ताकि वो पानी के प्रभाव से सड़े ना, नष्ट ना हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें। जो पौधे रेगिस्तान में रहते हैं तो रेगिस्तान में पानी की उपलब्धता कैसी होती है? कम होती है। पानी जमीन में काफ़ी नीचे होता है, तो इनकी जड़ें लंबी होती हैं, जड़ तंत्र ज़्यादा विकसित होता था कि जमीन में दूर दूर तक जाए, पानी को खींच के ले आए। पानी चूंकि कम आ रहा है, पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करती हैं तो पानी की हानि करती हैं। अब पानी वैसे ही कम मिल रहा है, उसकी हानि और हो जाएगी तो और नुकसान होगा। तो उस हानि को कम करने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं वो काय में बदल जाती हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जब पत्तियां कांटे बन जाएंगी, भोजन बनाने की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो फिर तना भोजन बनाने का काम करने लगता है, हरा हो जाता है, मांसल हो जाता है, जैसे नागफनी आपने देखा। ऐसे कई सारे चेंजेस आते हैं, तो इनको आप बड़े अच्छे से स्थलीय, जलीय, दलदली सब के बारे में दिया होगा बुक के अंदर, वहां से एक बार रीडिंग इसकी जरूर कर लेना। तो ये तो पौधों के अंदर अनुकूलन की बात हो गई। अगला है जंतुओं में अनुकूलन। अब जंतु भी पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जो एडजस्ट करेगा वही तो जिएगा इस दुनिया में, इस वातावरण में वही रह पाएगा। जो एडजस्ट नहीं कर पाते उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
तो अनुकूलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुकूलन होगा तभी जीव बचेगा। यदि अनुकूलन नहीं है तो जीव नहीं बच पाएगा, उस पर्यावरण संघर्ष में अपने आप को नहीं बचा पाएगा और अंततः उसकी जाति नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो जंतुओं में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा ग्रीष्म निष्क्रियता। कई सारे जो जंतु हैं वो ठंडी जलवायु में रहते हैं या ठंडे मौसम में जीवित रहते हैं। अब जब तेज गर्मी पड़ती है तो वो जीवित रहने में असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो उस गर्मी में भी बाहर रहें, उस वातावरण में उपस्थित रहें, तो गर्मी के प्रभाव से उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, उनकी जाति खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जंतु एक युक्ति लगाते हैं, वो ग्रीष्म निष्क्रियता, मतलब जब गर्मी का मौसम आएगा तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाएंगे और वहाँ पर सो जाएंगे। भोजन इकट्ठा करके चले गए, वो जितना समय उस गर्मी का होता है उतने समय तक चुपचाप निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और उसके बाद जब अनुकूल मौसम आता है निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे मेंढक, आपने देखा होगा जैसे ही पानी गिरता है अचानक से मेंढक आपको दिखाई देने लगते हैं, आवाज़ उनकी सुनाई देने लगती है। इतने मेंढक एक पानी में कैसे आ गए? तो ये आए नहीं है कहीं से, ये सब थे, लेकिन चूंकि गर्मी तेज थी, इनको सूटेबल नहीं थी, तो इनने क्या किया था, ये जमीन के अंदर चले गए तो चुपचाप वहां पर सो गए थे। ऐसी स्थिति कहलाती है ग्रीष्म निष्क्रियता। ऐसे ही कुछ जीव शीत निष्क्रियता भी बताते हैं, सर्दी की वजह से जब तेज ठंड पड़ती है तो उस समय जाके सो जाते हैं। फिर एक होता है अनुहरण। अनुहरण, इसे मिमिक्री भी बोलते हैं। मिमिक्री मतलब किसी की नकल करना। अब देखो जीवों के ऊपर क्या खतरा होता है, कोई जीव शिकार ना कर ले, सबसे बड़ा खतरा ये, यदि शिकार कर लिया जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो जीव क्या करता है कि कोई एक दूसरे जीव की, किसी जीव की आवाज निकालने लगा, उसका साउंड बनाने लगा और कई सारी चीजें ऐसी करता है कि जो सामने जो शिकार करने वाला जीव आ रहा है वो घबरा जाए, वो किसी दूसरे जीव के भ्रम में चला जाए और उस जीव को छोड़ दे और वो बच जाए। तो ये अनुहरण हो जाएगा। फिर होता है छद्मावरण। छद्मावरण मतलब होता है अपने आप को वातावरण से मिला लेना या उस जैसा अपने आप को दिखाना। तो पृथ्वी पर जितने भी जंगली जीव होते हैं वो स्पेशली सभी छद्मावरण को धारण किए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि घास के मैदान में एक टिड्डा जो होता है, ग्रास होपर जिसे आप कहते हो, उसको देखा होगा आपने, बिल्कुल हरे रंग का होता है। जब वो हरे रंग का होगा तो वो पत्तियों पर जब बैठा होगा तो वो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर टिड्डा बैठा है कि नहीं बैठा। केवल वो जब तक हिलेंगे डुलेंगे नहीं, उनको कोई महसूस नहीं कर सकता। तो इस कारण से वो शिकारियों से बचे रहते हैं। तो ये छद्मावरण होता है। प्रवासन, अब किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि किसी जीव को खतरा है, शत्रुओं से लड़ना है या उसका शिकार होने की संभावना है या उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे कई सारे कारण होंगे जो उस जीव के जो अस्तित्व है उस पर संकट उत्पन्न कर रहा है। उस संकट से बचने के लिए जीव प्रवासन भी करते हैं। प्रवासन मतलब उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कई सारे उदाहरण पड़े होंगे, आपने सुना होगा, जैसे साइबेरिया का जो सारस पक्षी है, वो वहां जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो वहां उसकी जीवन पर संकट आता है तो वो उड़ के जहां कम सर्दी है वहां तक आ जाते हैं और ये हमारे भोपाल तक भी ये सारस पहुंचते हैं। फिर एक चीज और होती है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन मतलब होता है, जैसे चमगादड़ के बारे में आपने सुना होगा, चमगादड़ को रात में देखता है, स्पेशली ऐसा माना जाता है। लेकिन चमगादड़ रात को जब उड़ता है तो वो अपना रास्ता देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल नहीं करता, वो देखता नहीं है रास्ते को। उसके अंदर एक सोनोर सिस्टम होता है, उसकी मदद से वो रास्ते को, डिस्टेंस को महसूस करता है। वो एक पूरा सिस्टम है, तो वो इकोलोकेशन कहलाता है। अब ये तो बात हो गई काय की अनुकूलनों की, किस प्रकार के होंगे पौधों में और जंतुओं में। अब अगली एक चीज और हम यहां पर देख लेते हैं, इसी पाठ का हिस्सा है समष्टि अंतर क्रियाएं। मतलब जैसे अभी हमने बात करी कि कई सारी समष्टियां एक जैव मंडल में होती हैं, कई सारे जीव आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो जब कोई जीव एक जगह पर रहेंगे, एक ही वातावरण में रहेंगे, तो उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होंगी, आपस में वो क्रियाएं जरूर करेंगे। तो उन क्रियाओं को अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं और कैसी क्रियाएं करते हैं। तो देखो भाई, जब आपस में क्रियाएं होंगी, समष्टियों की अंतर क्रियाएं होंगी, तो वो दो प्रकार से हो सकती हैं। एक जो होगी वो होगी सकारात्मक, जिसे सकारात्मक अन्योन क्रिया कह देंगे। दूसरी होगी नकारात्मक। सकारात्मक मतलब जहां पर ठीक ठाक हो सब कुछ, किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो सकारात्मक होगी। नकारात्मक मतलब जहां पर एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएगा। बस दो ही टाइप की होती है। तो अब हम पहले सकारात्मक अभिक्रियाओं को देखते हैं, अंतर क्रियाओं को देखते हैं। केमिस्ट्री के संदर्भ में बात करते रहते हैं तो इसलिए वो अभिक्रिया शब्द जल्दी आ जाता है। तो अब हम देखते हैं सकारात्मक वाली। तो सकारात्मक में सबसे पहली होती है सहभोजिता और दूसरी होती है सहोपकारिता। इन दोनों बातों को अच्छे से समझना। सहभोजिता को पहले देख लें। सहभोजिता में क्या होगा, दो जातियां रहेंगी, इनमें एक जाति को लाभ होगा, आपस में दो जाति मिलजुल के रहें, और एक जाति को क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन दूसरी जाति को कोई हानि नहीं होगी।
जैसे मान लीजिए कि आपने यदि डिस्कवरी चैनल वगैरह आप देखते हो तो उस पर जब जीवों का वो दिखाते हैं तो शार्क मछली वाला कोई एपिसोड आप देखना तो आप पाओगे कि शार्क मछली के सिर के ऊपर हमेशा 3 छोटी मछलियां तैरती रहती हैं, वो चूषक मछली कहलाती हैं। तो वो चूषक मछलियों का काम क्या है, वो क्या करती हैं, शार्क जब शिकार करती है तो शार्क के खाते समय जो मांस के मछलियों के टुकड़े निकलते हैं वो उनसे अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं और उनका पेट भर जाता है। अब इस क्रिया में इस जो छोटी मछली है, चूषक मछली, इसको फायदा हो रहा है, इसको शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से भोजन को प्राप्त कर रही है। लेकिन जो शार्क मछली उसे नुकसान भी नहीं है, उसका खाना तो उसके पास है, यदि ये ग्रहण ना भी करती तो वो खाना डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा सहभोजिता। ऐसी स्थिति हमारे पेट के अंदर भी होती है। हमारे पेट में एक बैक्टीरिया होता है इस्चीरिया कोलाई, जो हमारी आंतों में रहता है। ये आंतों में रहकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल अपना भोजन वहां से प्राप्त करता रहता है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी अंतरक्रिया जिसमें 2 जीव आपस में साथ में रहें, एक जीव को लाभ हो लेकिन दूसरे को हानि ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो, वो कहलाएगी सहभोजिता। दूसरी होती है सहोपकारिता। सहजीवता जैसी ही कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 जीव आपस में रहेंगे और दोनों को फायदा होगा। तो जब दोनों को फायदा होगा वो वाली स्थिति कहलाएगी सहोपकारिता। जैसे उदाहरण हम देख लें कि आपने लाइकेन का उदाहरण सुना होगा, लाइकेन के बारे में सुना होगा। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में एक कवक और एक शैवाल दोनों साथ में रहते हैं। अब यहां पर देखना आप, कवक जो है उसके पास एक बेल स्ट्रक्चर है जिसे थैलस बोलते हैं, वो उसके पास होता है। शैवाल के पास अपनी खुद की कोई बॉडी नहीं है। खुद की बॉडी नहीं है तो रहने के लिए जगह की उसे दिक्कत है, उसे रहने की जगह नहीं मिलेगी। जो कवक होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो भोजन नहीं बना सकता। अब जब ये दोनों साथ में आते हैं तो जो कवक है वो रहने के लिए जगह उपलब्ध करा देता है, किसको, शैवाल को। शैवाल वहां पर रहने लगता है और जो सामग्री है, जल वगैरह, वो उपलब्ध करा देता है कवक। और शैवाल के पास ये क्वालिटी है कि वो क्या करता है, भोजन बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो वो क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश जो आएगा उससे जल और इन सब से क्रियाएं करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेगा। भोजन वो खुद इस्तेमाल कर लेगा और कुछ हिस्सा वो पहुंचा देगा किसको, उस कवक को। दोनों को फायदा हो गया, शैवाल को रहने की जगह मिल गई, कवक को भोजन मिल गया। इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो कहलाएंगी सहोपकारिता। इसी को एक और, जैसे राइजोबियम वाला आपने एग्जाम्पल देखा होगा, हम देखते हैं कि जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जड़ों में गांठ पाई जाती हैं, उनमें एक जीव रहता है राइजोबियम। तो वो जो राइजोबियम, उसका काम क्या है, उसे रहने को जगह मिल गई है, उस ग्रंथि के अंदर वो रह रहा है आसानी से, और जो पौधा है उसको नाइट्रोजन मिल रही है, दोनों का काम चल गया। इस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये सकारात्मक अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब अगली स्टेप जो है उसमें हम चलते हैं नकारात्मक अन्योन क्रिया। मतलब यहां पर दोनों को नुकसान होगा या किसी एक को नुकसान होगा। तो इसमें सबसे पहली होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। ये तो हर जगह है, मनुष्य के अंदर भी है, और जो भी चीजें हैं उन सब के अंदर ये बहुत देखने को मिलती है। और कहा जाता है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं होगा तो शायद विकास भी उस दर से नहीं हो पाता जिस दर से हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहली हो गई कौन सी, नकारात्मक अन्योन क्रिया, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, जीव आपस में करेंगे कंपटीशन। जब एक जगह जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, वहां पर भोजन के लिए कंपटीशन होने लगेगा, रहने की जगह के लिए कंपटीशन होने लगेगा। अब जो कंपटीशन में जीतेगा वो उस जगह पे रहेगा और जो हारेगा वो या तो मरेगा या उसे उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये नुकसान वहां पर होने लगा। फिर दूसरी जो नकारात्मक क्रिया है वो होती शोषण। ये आपने बहुत शब्द को सुना होगा, शोषण मतलब किसी को परेशान करना, उससे अनावश्यक उसकी जो वस्तुएं हैं उनको छीन लेना, उनसे प्राप्त कर लेना। तो ये जीवों के अंदर भी चलता है, प्राकृतिक रूप से चलता है। इसमें क्या होता है, कई सारे जीव जो होते हैं वो दूसरे जीवों का शोषण करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल बात कर लें, कोयल आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा पक्षी है, बहुत सुंदर मीठी आवाज में वो बोलता है, लेकिन वो एक प्रकार से शोषण करता है। किसका करता है, वो करता है कौवे का शोषण। कैसे करता है, कोयल घोंसला नहीं बनाती, उसे जब अंडे देने होते हैं तो वो अंडे कहाँ दे देती है, जाकर कौवे के घोंसले के अंदर। और वहां पर जब बच्चे निकलते हैं तो जो कौवा है वो उन बच्चों का पालन पोषण करता है, खिलाता है, और अंततः वो चले जाते हैं उसको छोड़कर। तो यहां पर कोयल ने शोषण किया कौवे का। फिर एक होता है परजीविता। परजीविता मतलब पैरासाइट जो होता है। ये जो घटना है परजीविता, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, और या इसमें ही जितनी भी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, वो इस परजीविता के कारण होते हैं।
डायरेक्ट परजीविता का उदाहरण आपको देखना है तो आप अमरवेल को देख सकते हैं, कस्कुटा रिफ्लेक्सा जिसका वानस्पतिक नाम होता है। अमरवेल को आपने देखा होगा, कोई जो बड़े से पेड़ है उन पे चढ़ जाती है। इसके अंदर पत्तियां नहीं होती, ये भोजन नहीं बनाती, ना जड़ होती। क्यों? इसे भोजन तो बनाना ही नहीं है। ये क्या करती है, जिस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है उससे लिपट के वो चूचकांग बनाती है, होस्टेरिया जिन्हें कहते हैं। वो होस्टेरिया सुई जैसी पतली पतली संरचनाएं होती हैं जो पोषक पौधे के अंदर ये डाल देती है और उसके जो फ्लोएम है उससे जो बना हुआ भोजन है उसको वहां से खींचना शुरू कर देती है। इसको भोजन मिलता रहता, वृद्धि करती रहती है और मूल पौधे को, अब मूल पौधा जो है जिसके ऊपर ये अटैक इसने किया है वो भोजन बना रहा था, वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका भोजन उसी को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमियां होंगी। फिर दूसरी एक जो नकारात्मक अन्योन क्रिया है वो परभक्षिता। परभक्षिता मतलब होता है दूसरे जीव को खा जाना। तो आपने देखा होगा अधिकतर जो मांसाहारी जीव हैं वो परभक्षिता हैं, वो करते हैं इस प्रोसेस को, वो किसी दूसरे जीव को खा जाते हैं। एक को तो लाभ हो गया, एक को तो भोजन मिल गया, दूसरा तो गया, उसका तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन ये सभी क्रियाएं, भले इनमें नुकसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा ये पूरा एक सब पूरे सिस्टम को संतुलित रखने की पूरे मैनेजमेंट प्रकृति द्वारा किया गया है और इसी प्रकार से ये सब कुछ इस दुनिया के अंदर, इस प्रकृति के अंदर चल रहा है। अब अगले अध्याय में हम विस्तार पूर्वक पारिस्थितिक तंत्र को जानेंगे कि वो कैसा होता है और ये जीवों की जो क्रियाएं हैं कौन से सिस्टम में किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, विस्तार पूर्वक उन सब बातों पर चर्चा हमारे द्वारा की जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये जो पाठ है जीव और समष्टियां वाला, इस हफ्ते आपको ये मिला हुआ था। अब ये पूरा पाठ मैंने एक बार यहाँ पर पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप इस पूरे वीडियो को सुन लें, एक बार बुक से पलट के और पढ़ लेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये पाठ आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है, जो रह गया है, जो चल रहा है, ये धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। और जब कभी भी स्कूल हमारे ओपन होते हैं तो वहाँ पर हम पुनः मिलेंगे, वापस से फिर वही क्लास होगी, आप लोग सामने होंगे, मैं यहाँ रहूँगा और हम जो चीज़ें हमारी छूटी हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।